नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी हम लोग इंडियन आर्मी की K9 वज्र टी गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। वर्तमान इंडियन आर्मी के पास ऐसे 100 आर्टिलरी गन मौजूद है जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से भी लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। इनिशियली जब इनको खरीदा गया था तो इनको डेजर्ट कंडीशन में ऑपरेट करने का फैसला किया गया था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको लद्दाख में जब डिप्लॉय किया गया तो इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आर्मी बहुत खुश हुआ था और इसके बाद एडिशनल 100 गन को भी खरीदने का फैसला किया गया था, जिनको खास करके लद्दाख में ही ऑपरेट करने के लिए विंटर किट के साथ इक्विप करने का फैसला किया गया था। और जो इनिशियल बैच को एक्वायर किया गया था उसको वापस वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से भी इनिशियल 2 बैच को खरीदने का फैसला करने के बाद आर्मी की तरफ से भी K9 वज्र टी गन्स की और 200 यूनिट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि अभी कुल मिलाकर इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में 400 K9 वज्र टी गन्स को इंडक्ट करने का फैसला किया जा चुका है। इसके अलावा इन गन्स में इस्तेमाल होने वाली जो इंजन है उसमें भी साउथ कोरिया की तरफ से अपनी इंडिजिनस इंजन को रिप्लेस किया जा चुका है, जो कि पहले जर्मनी की M2 सीरीज के इंजन का इसमें इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली जर्मनी की तरफ से इंजन को लेकर काफ़ी इशू सामने आ रहे थे। तो इन गन्स में अभी साउथ कोरियन इंजन होने से भारत को सप्लाई चेन को लेकर कोई मेजर इशू का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इन गन्स को TOD के साथ भारत में ही बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की तरफ से। इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट बहुत नॉर्मल रनवे या फिर वाटरवे से ऑपरेट कर सकते हैं और खास करके हमारे जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप हो जाए, अंडमान हो जाए, वहां पर इनको ऑपरेट करना बहुत ही सूटेबल होने वाला है। तो इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से 2011 में ही करीब 15 ऐसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से जापान की US-2I एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन ये डील कभी आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि जापान की तरफ से एयरक्राफ्ट की जो प्राइस को डिमांड किया जा रहा था और इनकी लोकल प्रोडक्शन को लेकर जो इन्वेस्टमेंट का कंडीशन रखा जा रहा था वो भारत के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था, जिस वजह से डील आगे नहीं बढ़ पाया था। पर अभी नेवी को आज भी ऐसे एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, जिस वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक बार फिर से एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेकर एक टेंडर को फ्लोट करने का फैसला किया जा रहा है और खास करके ऐसे एयरक्राफ्ट को अभी अंडमान और निकोबार कमांड के अंदर ऑपरेट करने की प्लानिंग की गई है। अभी अगर नेवी की तरफ से दोबारा इस टेंडर को फ्लोट किया जाता है, उसमें जापान की US-2I एयरक्राफ्ट के अलावा 2 और कंटेंडर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें एक तो हमारा इंडिजिनस हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट की एम्फीबियस वेरिएंट होने वाला है, जिसको HAL की तरफ से नेवी को ऑफर किया जा सकता है, और दूसरा रशियन ऑरिजिन B200 एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिसको इस बार इस टेंडर में ऑफर करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट स्विफ्ट UCAV की तरफ से, जो कि भारत का पहला स्टेल्थ UCAV होने वाला है और एक तरीके से इसे हमारी लार्जर घातक UCAV का एक स्केल डाउन वेरिएंट भी कहा जा सकता है, जिसे सबसे पहले घातक UCAV के लिए डेवलप किए जा रहे टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही इसे इंडिपेंडेंटली आगे चल के ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो 1 जुलाई 2022 को DRDO की तरफ से सफलता के साथ स्विफ्ट UCAV का एक टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था। इसके बाद बताया गया था कि 2025 तक इसको कम्प्लीट तैयार कर लिया जाएगा, पर अभी पता चला है कि इसकी इनिशियल टेस्ट फ्लाइट के बाद इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया था और अभी DRDO की तरफ से इसके एक नई डिज़ाइन के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि प्रीवियस डिज़ाइन के मुकाबले काफ़ी अलग है। हालांकि ये पहले की तरह डेल्टा डिज़ाइन को बेस करके बनाया जाने वाला है, लेकिन इसकी फ्रंटल एयर इंटेक सेक्शन और रियर एग्जॉस्ट सेक्शन में डिजाइन चेंज होने वाली है। पिछले मॉडल का राउंडेड और हुडेड रियर एग्जॉस्ट सेक्शन अब एक नया रेडिकल डिजाइन ले चुका है। यह डिजाइन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए सोचा गया है। इसके साथ ही इसकी जो ट्रेडिशनल इंजन इनलेट था उसको अभी रिप्लेस करके एक U-शेप इंटेक सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाने वाला, जो कि अगेन फ्यूजलाज सेक्शन की मिड सेक्शन में वहां पे पोजीशन किया जा रहा है। ये चेंजेस एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक प्रोफाइल को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। पिछले डिजाइन के मुकाबले नए डिजाइन का ओवरऑल विड्थ भी थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है और ये भी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ ड्रैग को रिड्यूस करने का काम करने वाला। इन मॉडिफिकेशन को करने के बाद स्विफ्ट UCAV की रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाएगी, जो इसको रडार में स्पॉट करना और भी मुश्किल बनाने वाला है। इसके साथ ही इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी काफी हद तक इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है।
अगला अपडेट Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से है और अभी हम इसमें इस्तेमाल होने वाली नई AESA रडार के बारे में बात करने वाले। सुपर सुखोई अपग्रेड के दौरान सुखोई में एक इंडिजिनस AESA रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जो कि सुखोई में इस्तेमाल होने वाली एग्जिस्टिंग PSA रडार को रिप्लेस करने वाली थी, जिसको पैंथर रडार भी कहा जाता है। अभी जो रडार अभी सुपर सुखोई में इस्तेमाल होने वाली है, ये भी अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका नाम असल में क्या है इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ मीडिया की तरफ से इसे विरूपक्ष रडार कहा जा रहा है, जो कि टेक्निकली उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट का एक स्केल्ड अप वेरिएंट होने वाला है, जिसको कुछ मीडिया आउटलेट उत्तम मार्क 3 रडार भी कह रहे हैं। अब उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट में लगभग 960 के आसपास TR मॉडल होने वाले थे, जबकि Su-30 में इस्तेमाल होने वाली इसकी स्केल्ड अप वेरिएंट की बात करें तो जिसका नाम अभी विरूपक्ष बताया जा रहा है, उसमें 1200 से 1400 के आसपास TR मॉडल होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि सुखोई की वर्तमान की N011 बार्स रडार के मुकाबले लगभग 2 गुना बेहतर रेंज और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही रडार सुखोई की एग्जिस्टिंग रडार के मुकाबले लगभग 50% हल्का भी होने वाला है और कम पावर को कंज्यूम करने वाला है। अब जैसे कि एक AESA रडार है तो इसकी जैमिंग रेजिस्टेंस भी PSA रडार के मुकाबले कई गुना बेहतर होने वाली है और ये बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट ऑपरेट कर सकता है। अभी DRDO की तरफ से इस नई रडार को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑफिशियल प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इन रडार्स को मास प्रोड्यूस करने में मदद करने वाला है, क्योंकि हमें आगे चल के इसे 150 से ज़्यादा रडार की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अब जैसे कि आजकल सभी अपनी सर्विस में ड्रोन्स को इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें नेवी भी पीछे रहना नहीं चाहता है। खास करके नेवी की तरफ से अभी अंडर वाटर ड्रोन्स को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है और इन ड्रोन्स को अभी नेवी की तरफ से अपनी सबमरीन फ्लीट में ऑपरेट करने का फैसला किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग सबमरीन हैं उन सभी को ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए पहले से डिजाइन नहीं किया गया है, तो टेक्निकली अभी के जो अंडर वाटर ड्रोन्स है उनको हमारी सभी सबमरीन्स में इंटीग्रेट करना संभव नहीं हो सकता है। पर अभी नेवी की तरफ से इसका भी एक तोड़ निकाला जा चुका है और अभी नेवी का कहना है कि वो अभी ऐसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहते हैं जिनको सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च किया सके और उसको बाद में रिकवर किया जा सकेगा। ऐसा करने से हम कोई भी ड्रोन को हमारी किसी भी सबमरीन्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम टाइम पर अभी DRDO की तरफ से भी सागर डिफेंस के साथ मिलकर एक अंडर वाटर ड्रोन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे लगभग सभी तरीके के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसको नॉर्मल सर्वेलेंस के अलावा जरूरत पड़ने पर केमिकल स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर अभी DRDO की तरफ से नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर इस अंडर वाटर ड्रोन को डेवलप किया जाता है, जिसको हमारी किसी भी सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब से फायर किया जा सकेगा, तो जाहिर सी बात है कि जल्दी इसको नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी की तरफ से हासिल किए गए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक नाम की एक नेवल एक्सरसाइज को हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर की सभी ताकतवर नेवी पार्टिसिपेट करते हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में जितने भी तरीके की वॉरफेयर हो सकते हैं उन सभी को कंडक्ट किया जाता है। इस बार इसमें लगभग 25 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन गर्व की बात यह कि इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन नेवी ने बाकी सभी 24 देशों की नेवी को पीछे छोड़कर पहले पोजीशन को हासिल करने में कामयाब रहा था। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS सिवलिक पार्टिसिपेट कर रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक INS सिवलिक ने बाकी सभी देशों की नेवी को पीछे छोड़कर अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में कामयाब रहा था और इस पूरे एक्सरसाइज में पहले पोजीशन को हासिल करने में कामयाब रहा था। ये एक तरीके से इंडियन नेवी की स्किल्ड ऑफिसर्स, गनर्स और बाकी सभी क्रू मेंबर की काबिलियत को दर्शाता है, जो कि रिमपैक एक्सरसाइज की नेवल गन फायर कंपटीशन में US नेवी को भी पीछे छोड़कर पहले पोजीशन को हासिल करने में कामयाब रहे थे। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी पायलट्स को अभी चाइना की तरफ से J-31 या FC-31 5th जनरेशन फाइटर जेट में ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी वो चाइना से FC-31 को एक्वायर करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो एरियल वॉरफेयर में अभी रफाल की वजह से भारत के पास जो टेक्निकल एडवांटेजेस मौजूद है वो आगे चल के पाकिस्तान के पास चला जाएगा और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स से लगभग 10 साल आगे निकल जाएगी, क्योंकि अभी 10 साल तक इंडियन एयरफोर्स में कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की इंडक्ट होने की कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर अभी पाकिस्तान की तरफ से एक और ऐसी खबर सामने आई है जो कि फिर से आपको चौंका सकता है। और अभी अगर हम ये कहें कि सच में पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलता जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से एक और SAF 2000 एरियो एवेक्स को
अपनी सर्विस में शामिल किया जा रहा है, जो कि कुल मिलाकर उनकी एवेक्स की स्ट्रेंथ को 9 तक इंक्रीज करने वाला है। साब एरिया एवेक्स की बात करें तो एक स्वीडिश ओरिजिन एवेक्स है जो कि 450 किलोमीटर दूरी से भी किसी भी फाटा साइज टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और अभी पाकिस्तान के पास ऐसे 9 एवेक्स मौजूद हैं, जबकि बदले में भारत की बात करें तो भारत के पास कुल मिलाकर 3 फाल्कन एवेक्स और 3 नेत्र एवेक्स मौजूद, इनमें से एक अभी DRDO की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्निकली हमारे पास 5 ही एवेक्स मौजूद हैं। और इंडियन एयरफोर्स के साइज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है। तो अभी के लिए अगर इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की साइज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और एवेक्स प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो कि टेक्निकली उनको 24 घंटे तक एवेक्स सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि हमारे पास अभी ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं, जो कि सीरियसली हमारे एयरफोर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को किसी भी एरियल कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी हद तक रिड्यूस करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।